अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुस्तजाब हैदर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 11 और आज हम लोग डिफरेंस सीखेंगे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस के दरमियान। तो चलें चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ और लेक्चर का आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। एक छोटा सा आर्टिकल है स्टूडेंट्स जो हमारे पास पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे पूछा जाता है, लेकिन ये आर्टिकल एक ऐसा आर्टिकल है जो आगे आने वाले एक लॉन्ग क्वेश्चन की बेस हमारे पास बनाता है। इसलिए इसको ज़रा अच्छे से समझने की कोशिश करनी है हम लोगों ने। और एक और चीज़ भी है स्टूडेंट्स कि आपने इसको केमिस्ट्री के इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शंस के साथ कंफ्यूज नहीं करना। यहाँ पे जो हम बात करेंगे वो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस की बात हो रही है, ना कि रिएक्शंस की बात हो रही है। तो फिर हम इसे इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस देखेंगे। अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो इसे इन टर्म्स ऑफ रिएक्शंस देखते हैं, तो फिर उनके लिए अंडरस्टैंड करना बाज़-औक़ात मुश्किल हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस क्या होते हैं, इनकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि अगर हमें डिफ़ाइन करना पड़े कि एक रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, तो हम उसे किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। देखिए क्या है। अ रिवर्सिबल प्रोसेस इज़ वन व्हिच कैन बी रिट्रेस्ड। रिट्रेस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? उसे वापस लेके जाया जा सकता है। ट्रेस करने का एग्जैक्ट ऑपोजिट रिट्रेस्ड इन एग्जैक्टली रिवर्स ऑर्डर विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी चेंज इन द सराउंडिंग्स। यानी हम इसे रिवर्स ऑर्डर में चला सकते हैं। और उस रिवर्स ऑर्डर में चलाने के लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी चेंज इन द सराउंडिंग, उसकी सराउंडिंग के अंदर इसकी वजह से कोई चेंज ना आए। तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। यानी हम लोग जिस जगह से चले थे पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद, अगर हम एग्जैक्टली वापस उसी जगह पे पहुंच जाते हैं, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस के अंदर स्टेप्स जो हैं वो इस तरह से चलते हैं कि हमारे पास जो वर्किंग सब्सटेंस है उसमें जो मैकेनिकल और थर्मल चेंजेस होती हैं वो सारी की सारी चेंजेस रिट्रेसेबल होती हैं। यानी अगर हमारे पास हीट एंटर हो रही है सिस्टम के अंदर एक स्टेप के अंदर, तो उसी के रिवर्स स्टेप के अंदर हीट जो है वो सिस्टम में से निकल जानी चाहिए। अगर एक स्टेप में सिस्टम वर्क कर रहा है, तो फिर एक उसके रिवर्स स्टेप में सिस्टम पे वर्क कर लेना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से एक प्रोसेस बनता है जिसमें वर्किंग सब्सटेंस जो है वो अपनी इनिशियल स्टेट को रीगेन कर लेता है। इस तरह का प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है और उसकी एग्जांपल यहाँ पे हम लोग समझते हैं। ये आपके सामने कुछ फिगर्स नज़र आ रही हैं। हम लोगों ने इन चीज़ों को पहले भी देखा हुआ है, लेकिन हम ज़रा इसको डिटेल में अब सीखते हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, हमारे पास एक आइडियल गैस है। जिस आइडियल गैस को यहाँ पे हम लोगों ने एक कंटेनर के अंदर प्लेस किया हुआ है। और ये जो कंटेनर है इसको इसकी साइडें सारी साइड्स जो हैं वो हमारे पास इंसुलेटेड हैं, मतलब ना इसके अंदर हीट एंटर हो सकती है ना इसमें से हीट बाहर निकल सकती है इसकी साइड्स पे। लेकिन जो इसका बॉटम है उस बॉटम को हम लोगों ने कंडक्टिव मटेरियल का बनाया हुआ है और उसे छोड़ा हुआ है कि हम उसको चेंज कर सकते हैं। उधर से हीट एंटर करना चाहें या उधर से निकालना चाहें तो हम हीट को एंटर भी कर सकते हैं और वहाँ से हीट को निकाल भी सकते हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, ये सिस्टम इस तरह से हमारे पास मौजूद था और हम लोग क्या करते हैं, हम इस सिस्टम को एक्सपैंड होने देते हैं। यानी जो गैस के मॉलिक्यूल्स इसके अंदर मौजूद हैं वो इसकी वॉल्स पे और ऊपर जो मूवेबल पिस्टन है उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। और उस प्रेशर के एक्सर्ट करने की वजह से ये जो पिस्टन है ये मूव करते करते अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब स्टूडेंट्स, अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, ये मूव करते करते ये जब ऊपर जा रहा था तो स्टूडेंट्स लेट्स सपोज ये इस जगह तक पहुंच जाता है। यानी गैस के मॉलिक्यूल्स ने यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट किया और उस प्रेशर के एक्सर्ट करने की वजह से हमारा पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करके
चला गया। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि जब गैस एक्सपैंड करती है तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है। अब अगर हम लोग ये चाहें कि यहाँ पे इसका टेम्परेचर डिक्रीज़ ना हो, यानी हम चाहते हैं कि इसका टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट रहे, तो वो कैसे पॉसिबल है? वो इस तरह से पॉसिबल है स्टूडेंट्स कि हमने इसके बॉटम में एक एचटीआर को प्लेस कर दिया। एचटीआर क्या है? ये हाई टेम्परेचर रेजरवायर है। यहाँ से स्टूडेंट्स हीट निकलेगी और हमारे इस सिस्टम के अंदर एंटर हो जाएगी। अगर स्टूडेंट्स ये हमने बहुत स्लोली इसे एक्सपैंड होने दिया इक्विलिब्रियम में रखते हुए, तो स्टूडेंट्स ये आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड होता चला जाएगा और उतनी ही हीट यहाँ से अंदर आती जाएगी। यानी एक्सपेंशन के दौरान जो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा होता है, यहाँ से हीट के एंटर होने की वजह से वो टेम्परेचर दोबारा से इंक्रीज होता जाएगा और ओवरऑल इस केस में हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो स्टूडेंट्स ये जो केस हमें नज़र आ रहा है, ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस का केस है जो कि हम लोग पहले भी सीख चुके हैं। तो ये एक्सपेंशन है, तो हम लोग इसे क्या कह सकते हैं कि ये यहाँ पे हमारे पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रही है। और इस आइसोथर्मल एक्सपेंशन के केस में हीट जो है हमारे सिस्टम के अंदर एंटर हो रही है और इस केस में सिस्टम वर्क कर रहा है। वर्क इज डन बाय द सिस्टम। ये स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। सिस्टम ने स्टूडेंट्स इस केस में यहाँ पे वर्क किया। अब स्टूडेंट्स अगला सीन यहाँ पे देखें, हमारा इस वक्त जो पिस्टन है वो मूव करते करते इस जगह पे आ चुका था। ये जो सेकंड फिगर आपको नज़र आ रही है, ये इसी की कंटिन्यूएशन है। आप ये समझें कि अब जब हम इस जगह तक पहुँच चुके थे, तो इस जगह से ही हम लोग आगे जाने की बात करें। यानी ये डिफरेंट कंटेनर नहीं है, ये वही सेम कंटेनर है। ये इसकी पहली और ये इसकी सेकंड फिगर है। जब हम लोग मूव करते करते यहाँ तक आ चुके थे, तो ये स्टूडेंट्स हमें इस वक्त इसकी पोजीशन के बारे में बता रहा है। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, इसके नीचे जो एच टी आर था हम इसे रिमूव करते हैं और रिमूव करने के बाद इस जगह पे हम लोग एक इंसुलेटर जो है उसे प्लेस कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये अगर हमारे पास यहाँ पे इंसुलेटर आ जाता है, तो इसका मतलब है कि अब हर डायरेक्शन से इस केस में हीट से ये इंसुलेट हो गया, ना हीट एंटर हो सकती है ना हीट यहाँ से बाहर निकल सकती है। लेकिन स्टूडेंट्स गैस जो इसके अंदर मौजूद है, उसके मॉलिक्यूल्स के पास अभी भी काइनेटिक एनर्जी है। वो इसकी हर डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे और उस प्रेशर के एक्सर्ट करने की वजह से ये फर्दर एक्सपैंड होगा और ये एक्सपैंड होते हुए लेट्स सपोज स्टूडेंट्स ये इस जगह तक पहुंच जाता है। ये स्टूडेंट्स यहाँ तक आ जाता है। अब ये भी एक्सपेंशन हुई, लेकिन स्टूडेंट्स ये एक्सपेंशन जो है वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन नहीं है, क्योंकि अब जब गैस एक्सपैंड हुई होगी तो उसकी वजह से इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो गया होगा। पहले तो हीट अंदर आने की वजह से इसका टेम्परेचर जो था वो इंक्रीज कर गया था और कांस्टेंट रहा था। अब यहाँ पे हीट एंटर नहीं हो सकती, इसका मतलब है कि इस केस में हमारे पास अब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहा, लेकिन हीट से ना तो इस सिस्टम में एंटर हुई है ना इस सिस्टम में से बाहर निकली है। तो हम इस तरह के प्रोसेस को नाम देते होते हैं एडियाबैटिक का। तो फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारे पास एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रही है और स्टूडेंट्स इसमें भी क्या हुआ है, इस एडियाबैटिक एक्सपेंशन में भी गैस ने नीचे से वर्क किया और पिस्टन को ऊपर की तरफ लेके गए। तो हम लोग क्या कह सकते हैं यहाँ पे भी, इस केस में भी वर्क इज डन बाय द सिस्टम। इस केस में भी हमारे सिस्टम ने वर्क किया। अब स्टूडेंट्स ये जो दो केसेस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, अगर हम इसमें प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान ग्राफ बना के देखें तो किस तरह का बनेगा। लेट्स सपोज वो हम लोग यहाँ पे बना के देखते हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स इस जगह पे हम एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम ले लेते हैं और वाई एक्सिस पे हम लोग प्रेशर ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या देखा कि इनिशियली हमारा वॉल्यूम बढ़ा है और वॉल्यूम बढ़े तो हमें पता है कि वहाँ पे प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ होता है। अगर इसका हम ग्राफ प्लॉट करें तो हम लोगों ने आइसोथर्मल प्रोसेस जो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अंदर पढ़ा था, वहाँ पे सीखा था कि अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा।
यहाँ से स्टूडेंट्स हम चले हैं और इधर आ गए। ये हमारे पास इनिशियल स्टेट थी और अब हम इसकी फाइनल स्टेट पे आ गए, यानी उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा था और जो उसका प्रेशर है वो कम हो रहा था, इसलिए ये कर्व हमारी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गई। और स्टूडेंट्स दूसरा केस जो है हमारे पास, यहाँ पे वॉल्यूम फर्दर इंक्रीज हुआ है, लेकिन इस केस में वो एडियाबैटिकली इंक्रीज हुआ है। और हम लोग जानते हैं कि अगर एडियाबैटिकली इंक्रीज हो वॉल्यूम तो प्रेशर में बहुत ज़्यादा तेज़ी से डिक्रीज आता है। तो अगर इस स्टेज पे जहाँ पे हम पहुँच चुके थे, यहाँ से ही फर्दर हम लोग और वॉल्यूम को डिक्रीज होते देखें तो वॉल्यूम कुछ इस तरह से डिक्रीज होगा और हम इस जगह पे आ गए। ये जो पहले ऊपर वाली आपको कर्व नज़र आ रही है जिसमें जिसमें वॉल्यूम ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर कम, ये आइसोथर्मल प्रोसेस पहले वाले की बात हो रही है। और जो दूसरी आपको नज़र आ रही है ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुई और एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुई और ये कर्व हमारे पास आ गई। यानी हमारा सिस्टम अगर इस पॉइंट ए से चला था बी पे पहुंचा तो ये आइसोथर्मल, और फिर बी से चला था और सी तक पहुंचा तो ये हमारे पास एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो गई। तो स्टूडेंट्स अगर इससे आगे चले और हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, ये स्टूडेंट्स उसी की कंटिन्यूएशन है। यहाँ पे हमारे पास वही गैस मौजूद है और इसी गैस को अगर हम लोग देखें और हम अब क्या करते हैं, हम इसे ऊपर से नीचे की तरफ पुश करते हैं, यानी हम लोग इस पे फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाने के बाद इसको डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में लेके जाते हैं, यानी हम वर्क कर रहे हैं सिस्टम के ऊपर। और उस फोर्स लगाने की वजह से क्या होगा, ये डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में आएगा और लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हम उसका वॉल्यूम डिक्रीज करके उसे इस जगह तक ले आते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो गैस है इसका वॉल्यूम कम हो रहा है और हमें पता है कि जब गैस को कंप्रेस किया जाता है, उसका वॉल्यूम कम किया जाता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब इसका भी टेम्परेचर इंक्रीज हो गया होगा और अगर हम चाहें कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज ना हो, हम इसके टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना चाहते हैं, तो फिर क्या होगा कि इसमें से हीट को बाहर निकालना पड़ेगा। और हीट को बाहर निकालने का तरीका क्या है कि हमने इसके बॉटम पे जो पहले इंसुलेटर रखा हुआ था उस इंसुलेटर को रिमूव करते हैं और उसकी जगह यहाँ पे एक LTR प्लेस कर देते हैं, यानी एक लो टेम्परेचर रेजरवायर है। और ये लो टेम्परेचर रेजरवायर क्या करता है, ये सिस्टम में से हीट को एक्सट्रैक्ट करता है, यानी हीट इसमें से निकलती है और हमारे LTR के अंदर ऐड होना शुरू हो जाती है, जाना शुरू कर देती है। अब स्टूडेंट्स ये जब नीचे की तरफ आएगा तो जितना कंप्रेशन की वजह से इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होगा, वही हीट LTR में जाने की वजह से इसका टेम्परेचर डिक्रीज भी हो रहा होगा। अगर ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है तो इससे होगा क्या, इससे अल्टीमेट इफेक्ट ये होगा कि हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रह जाएगा, यानी यहाँ पे हमने टेम्परेचर को चेंज नहीं होने दिया। तो ये कंप्रेशन है, लेकिन ये कंप्रेशन जो है वो आइसोथर्मली हो रही है। तो फिर इसे हम लोग क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, ये है आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन। और इसमें स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, इसमें वर्क कर रहा है, हम कर रहे हैं सिस्टम पे, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, हमने सिस्टम पे वर्क किया। और फिर स्टूडेंट्स अगर इसको देखें, अब ये इसी की कंटिन्यूएशन है, ये फोर्थ हमारे पास स्टेट है। अब इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो नीचे LTR रखा हुआ है, लो टेम्परेचर रेजरवायर, इसको रिमूव करते हैं और इसकी जगह पे यहाँ पे एक इंसुलेटर प्लेस कर देते हैं और फिर हम इसको फर्दर प्रेशर लगा के डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में पुश करते हैं और इसे एग्जैक्टली उस जगह तक ले आते हैं जिस जगह पे हम इनिशियली मौजूद थे। तो फिर स्टूडेंट्स अगर उस जगह तक हम इसे ले आएंगे तो हमारा सिस्टम इस स्टेट पे आ गया। और स्टूडेंट्स इस जगह पे हमारे सिस्टम में ना तो हीट एंटर हो सकती है और ना सिस्टम में से हीट बाहर निकल सकती है। तो इस केस में हम इसे कह सकते हैं कि ये कंप्रेशन तो है लेकिन ये आइसोथर्मल नहीं बल्कि एडियाबैटिक है। तो हम इसे नाम दे देते हैं एडियाबैटिक कंप्रेशन। और इस केस में भी स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या किया है, इस पे वर्क किया है, यानी हम लोग इसे कह सकते हैं कि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे वर्क किया। और फिर स्टूडेंट्स हम इसे इनिशियली
जिस जगह पे ये मौजूद था एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे इसे वापस ले आएँ। अब ये जो 2 प्रोसेसेस हुए हैं, अगर हम इनका भी ग्राफ प्लॉट करें, तो पहले प्रोसेस में देखें ये आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल का मतलब ये हुआ कि इसमें हमने टेम्परेचर को चेंज नहीं होने दिया और इसमें वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ है। अगर इसी में जब हम सी पॉइंट पे पहुँच चुके थे स्टूडेंट्स, तो अगर सी से ही वापस आएँ, अब वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है, तो जब डिक्रीज़ होगा तो आइसोथर्मल प्रोसेस में जो आइसोथर्म बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, जिसे हम कह देते हैं कि सी से डी तक पहुंच गए। और फिर स्टूडेंट्स आखिरी प्रोसेस में हमने एडियाबैटिकली इसे कंप्रेस किया और फिर हम कहाँ से कहाँ पहुँचे, फिर हम डी से ए तक पहुँच गए। यानी हम लोगों ने अपने वर्किंग सब्सटेंस को एग्जैक्टली उसी जगह पे पहुँचा दिया जिस जगह से हमने पहले प्रोसेस में इसे स्टार्ट किया था। तो स्टूडेंट्स ये एक साइकिल बन गया, जैसे कि हमें ग्राफ में भी नज़र आ रहा है कि जिस जगह से हम लोग चले थे घूमते घूमते वापस उसी जगह पे आ गए। तो फिर स्टूडेंट्स इससे ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट हो गया। अगर इसे देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है अ सक्सेशन ऑफ इवेंट्स, इवेंट्स का एक ऐसा सिलसिला विच ब्रिंग द सिस्टम बैक टू इट्स इनिशियल कंडीशन, जो किसी भी सिस्टम को उसकी इनिशियल कंडीशन पे वापस ले आता है, तो हम उसे क्या नाम देते हैं, हम उसे साइकिल का नाम देते हैं। तो ये स्टूडेंट्स क्या है, ये एक साइकिल है। और इस साइकिल के अंदर क्या है, अ रिवर्सिबल साइकिल इज द वन इन विच ऑल द चेंजेस आर रिवर्सिबल। और एक रिवर्सिबल साइकिल कौन सा होता है, ये एक ऐसा साइकिल होता है जिसमें तमाम चेंजेस क्या होती हैं, तमाम चेंजेस रिवर्सिबल होती हैं, हम उनको रिवर्स कर सकते हैं। अब इस प्रोसेस को अगर हम लोग यहाँ पे देखें, तो स्टूडेंट्स हमने जैसे शुरू में एक्सप्लेन किया था कि रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होना चाहिए। रिवर्सिबल प्रोसेस में ये होना चाहिए कि अगर किसी एक स्टेप में सिस्टम ने वर्क किया है, तो उसका एक रीट्रेस होता हुआ स्टेप होना चाहिए जिस पे सिस्टम पे वर्क किया जाए। तो अब स्टूडेंट्स अगर आप इसको देखें, तो ये जो सबसे पहला स्टेप था, इसमें सिस्टम आइसोथर्मली एक्सपैंड हुआ था। सिस्टम ने वर्क किया था आइसोथर्मली। और फिर इसके थर्ड स्टेप को देखें, तो यहाँ पे आइसोथर्मली सिस्टम पे वर्क किया गया। यानी अगर पहले स्टेप की हम लोग बात करें, तो पहले स्टेप में सिस्टम ने वर्क किया और तीसरे स्टेप में सिस्टम पे वर्क किया गया। तो ये दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। तो यहाँ पे जैसे हमें नज़र आ रहा है कि ए से बी तक सिस्टम वर्क कर रहा था और फिर सी से लेके डी तक सिस्टम पे वर्क किया गया। तो ये दोनों एक दूसरे के एग्जैक्ट रिवर्स स्टेप हो गए जिसमें हमने रीट्रेस किया इसी तरह से। और फिर अगर सेकंड स्टेप की बात करें, तो एडियाबैटिकली हमारा सिस्टम जो था वो एक्सपैंड कर रहा था। और अगर हम फोर्थ की बात करें, तो एडियाबैटिकली कॉम्प्रेस हो रहा था। तो फिर इसका मतलब है बी से लेके सी तक जो स्टेप था, डी से लेके ए तक, ये उसकी रीट्रेसिंग थी। यानी 2 दफ़ा ऐसे हुआ कि सिस्टम ने वर्क किया और 2 दफ़ा ऐसे हुआ कि सिस्टम पे वर्क किया गया। पहले स्टेप में हीट सिस्टम में ऐड हुई और तीसरे स्टेप में हीट सिस्टम में से बाहर निकल गई, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने देखा कि ए, बी और फिर सी, डी से। तो फिर स्टूडेंट्स ये क्या है, ये एक रिवर्सिबल साइकिल है। और फिर इस तरह के प्रोसेस को जिसमें रिवर्सिबल साइकिल हमें नज़र आ रहा हो, ऐसा जो प्रोसेस होता है हम उसे रिवर्सिबल प्रोसेस का नाम देते हैं। तो यकीनन आपको समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स इसी तरह के प्रोसेसेस को अगर हम नेचुरली देखें तो बहुत सारी जगहों पे हो रहे होते हैं। जैसे कि हम अगर लिक्विफिकेशन की बात करें, कि कोई भी हमारे पास सॉलिड फॉर्म में मौजूद है, जैसे वाटर इन द फॉर्म ऑफ आइस हमारे पास मौजूद है। अब उस वाटर को जो आइस की फॉर्म में मौजूद है उसे लिक्विफाई होने दें, तो और फिर लिक्विफाइड वाटर को दोबारा आइस में कन्वर्ट करें। तो आइस में जब लिक्विफिकेशन होगी तो वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। और फिर अगर आप ये चाहें कि उस वाटर को दोबारा आइस में कन्वर्ट करें, तो उसमें से हीट को बाहर निकालना पड़ेगा। तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा। इसी तरह से जो गैसिफिकेशन है हमारे पास, वो भी इसी तरह का प्रोसेस है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर नेचुरली प्रैक्टिकली बात करें, तो कोई भी प्रोसेस 100% जो है वो रिवर्सिबल नहीं होता। उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी चेंजेस ऐसी ज़रूर आती हैं कि जिससे हम कह सकते हैं कि वो आइडियल रिवर्सिबल प्रोसेस
हमारे पास नहीं है। अब ये तो हो गया रिवर्सिबल प्रोसेस, तो फिर इर्रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा? स्टूडेंट्स, जो इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट प्रोसेस होगा, हम उसे इर्रिवर्सिबल प्रोसेस का नाम देंगे। हमारे सामने यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो लिखी हुई है, हम इसे देख सकते हैं क्या? इफ़ अ प्रोसेस कैन नॉट बी रीट्रेस्ड, जिस प्रोसेस को हम लोग रीट्रेस कर रहे थे वो रिवर्सिबल था, और जिस प्रोसेस को हम लोग रीट्रेस नहीं कर सकते वो हमारे पास इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाता है। इन द बैकवर्ड डायरेक्शन बाय रिवर्सिंग द कंट्रोलिंग फैक्टर्स, इट इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। जिसके प्रोसेस में हम कंट्रोलिंग फैक्टर्स को यूज़ करते हुए, चेंज करते हुए उसे रीट्रेस ना कर सकें, तो इस तरह का प्रोसेस हमारे पास इरिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है। इसकी अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो स्टूडेंट्स बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। फ्रिक्शनल जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो भी इरिवर्सिबल होते हैं। अगर हम जनरल बात करें तो जहाँ पे भी एनर्जी चेंजेस इस तरह से इन्वॉल्व हों कि हमारी एनर्जी सिस्टम में एंटर या बाहर निकल रही हो कुछ इस फॉर्म में कि कंडक्शन से, कन्वेक्शन से या रेडिएशन से, तो वो प्रोसेस हमारे पास इरिवर्सिबल हो जाता है, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। और इसकी जो सबसे प्राइम एग्जांपल है, जो सबसे आसान एग्जांपल है, वो एक एक्सप्लोजन की है कि अगर हमारे पास एक धमाका हो जाता है, कोई चीज़ जो एक्सप्लोसिव मटेरियल है उसमें ब्लास्ट हो जाता है और वो बिखर जाता है, अब उसमें बहुत सारी एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो जाती है। हम उन तमाम एनर्जीज़ को जो उसमें रिलीज़ हुई हैं उनको सबको रीट्रेस करके इनिशियल स्टेट में वापस नहीं लेके आ सकते। वर्किंग सब्सटेंस जहाँ पे चला गया वहाँ से वापस नहीं आ सकता। तो इस तरह का जो प्रोसेस हमारे पास होता है हम उसे इरिवर्सिबल प्रोसेस का नाम देते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने सीखा कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस क्या होते हैं, साइकिल क्या होता है, रिवर्सिबल साइकिल क्या होता है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। ये बेसिक्स हैं हमारे आगे आने वाले लेक्चर्स की, तो इसको बहुत अच्छे से समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।